गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुनीता हिंदी पीजीटी जीजी ट्रिपल एस मायना में कार्यरत हूँ। आज हम संज्ञा के टॉपिक पर विचार करेंगे। जैसा कि संज्ञा शब्द से ही हम संज्ञा शब्द के निर्माण के बारे में जान लेते हैं। संज्ञा सम प्लस में ज्ञा अर्थात सब के बारे में जानना। संज्ञा की परिभाषा देखिएगा। संज्ञा उन विकारी शब्दों को कहते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का बोध कराए। अब ये विकारी जो शब्द आया है, हम विकारी शब्द के बारे में जान लेते हैं। विकारी जिनमें संज्ञा, लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता है, उनको विकारी शब्द कहते हैं। तो संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का जो बोध कराता है उसको संज्ञा कहते हैं। अब हम संज्ञा कितने प्रकार की होती है उसके बारे में विचार करते हैं। संज्ञा मूल रूप से तीन प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यदि हम अर्थ के आधार पर विचार करें तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये आगे जाकर जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हो जाते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में विचार करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराते हों, उसको जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, भरत आदि। आपको ध्यान रखना है कि यदि व्यक्तिवाचक में किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध करवाया जाता है, और जैसे उदाहरण के लिए राम, मोहन, भारत, दिल्ली, जयपुर, ये सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। उसके बाद हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में विचार करते हैं। उसके बाद ये सब जो है, जब व्यक्तिवाचक और जातिवाचक आपको पूरा हो जाएगा तब आप पूरी तरह से इसमें समझने में सक्षम रहेंगे। जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी भी जाति के सभी पदार्थों या प्राणी का बोध करवाया जाए उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी भी जाति के सभी पदार्थों या प्राणियों का बोध करवाया जाए उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु, जातिवाचक संज्ञा में क्या आता है? उदाहरण के लिए बताते हैं कि पशु, पक्षियों के नाम, फलों के नाम, फूलों के नाम, व्यवसायों के नाम, स्थान का नाम, मनुष्य जाति का नाम, सभी जातिवाचक जो है संज्ञा के अंतर्गत शामिल होते हैं। उसके बाद हम जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा को उदाहरणों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। कैसे? कुछ शब्दों के उदाहरण देते हैं। कैसे? व्यक्तिवाचक इस तरफ जातिवाचक। मैंने कहा मोहन एक लड़का है। इसके अंदर जो है जातिवाचक संज्ञा क्या है? मोहन और लड़का। तो लड़का जो है बहुत सारे हैं लड़के, लेकिन मोहन एक ही है। तो क्या है? ये एक व्यक्ति विशेष है, तो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ऐसे ही मैंने कहा गंगा नदी। तो गंगा जो है एक नदी का नाम है। गंगा एक नदी का नाम है जो एक विशेष नदी है भारतवर्ष में, जबकि नदी जो है बहुत सारी हैं। तो ये जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। मैंने कहा मायना गांव। तो मायना शब्द जो है एक विशेष गांव का नाम है जिसका नाम मायना है, तो ये एक व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। और गांव जो है वो बहुत सारे हैं, तो गांव जो है जातिवाचक में। पूरे गांव जाति का बोध करवा रहा है, तो गांव जो है जातिवाचक में आ जाएगा। मैंने कहा दिल्ली शहर। तो दिल्ली जो है, दिल्ली एक ही है, पूरे भारतवर्ष की राजधानी है, और शहर बहुत सारे हैं इंडिया के अंदर। तो शहर जो है वो जातिवाचक में आ जाएंगे, और जो दिल्ली जो है वह व्यक्तिवाचक में शामिल हो जाएगी। आशा है यहाँ तक आप जो है
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और जो है संज्ञा की परिभाषा को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। उसके बाद पदों में जातिवाचक संज्ञा होती है, जैसे अध्यापक, प्रधानमंत्री, चपरासी, शिक्षक, मैनेजर इत्यादि जो है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब एक शब्द है मिठाई, इस पर विचार करते कई बार आता है परीक्षा में। मिठाई शब्द कौन सी संज्ञा है? मिठाई शब्द अगर हम देखें तो यह जातिवाचक संज्ञा में आता है। कितने भी प्रकार की मिठाई हों वो सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। जो मीठा है वही मिठाई है और पूरी मिठाई जाति का बोध करवा रही है, इसलिए यह मिठाई शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब मैंने कहा कि बर्फी, तो बर्फी जो है जातिवाचक संज्ञा है। बर्फी कई तरह की होती हैं, तो यह जातिवाचक संज्ञा में आएगा। मैंने कहा नारियल की बर्फी, तो नारियल की विशेष प्रकार की बर्फी है जो नारियल से बनी हुई है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। इसी प्रकार व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में यहाँ अंतर करके देखते हैं। मोटी सी पहचान है, जातिवाचक की में संख्या एक से अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, ढेर सारी होती हैं। लेकिन व्यक्तिवाचक जो है, व्यक्तिवाचक में एक ही संख्या एक ही होती है, वो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो यहाँ तक आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में कोई डाउट नहीं रहा होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। अब तीसरा नंबर देखिएगा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु आदि के गुण, धर्म, भाव या दशा का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मधुरता, मिठास, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, त्याग, वीरता इत्यादि भाववाचक संज्ञाएं हैं। आदि क्या हैं? भाववाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं हैं, भाववाचक संज्ञाएं हैं। आपसे पूछा जा सकता है, आपसे भाववाचक संज्ञा में या तीनों संज्ञाएं जो हैं उनमें से आपको वाक्य देगा और आपसे कैसे पूछेगा। उसने उदाहरण दिया, प्रेम मेरी कक्षा का ईमानदार छात्र है। आपने वाक्य की सेंस को समझना है, आपने वाक्य की सेंस को समझना है। प्रेम मेरी कक्षा का ईमानदार छात्र है, तो प्रेम क्या है? नाम है, तो यह कौन सी संज्ञा है? आपको वाक्य पर ध्यान देना है। प्रेम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे मैंने कहा विषम पितामह, ये भी नाम है। आप ये समझोगे कि यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। विषम पितामह, अगर केवल विषम पितामह दिया गया है तो यह एक जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्ति विशेष का नाम है। विषम पितामह शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब मैंने एक वाक्य लिया कि उसकी बात पर विश्वास किया जा सकता है कि वह विषम पितामह है। उसकी बात पर विश्वास किया जा सकता है कि वह विषम पितामह है, तो यहाँ विषम पितामह शब्द जो है उसके लिए आया जो लोग प्रतिज्ञा के पक्के होते हैं, जो लोग अपनी प्रतिज्ञा के, अपने वचन के पक्के होते हैं, उनको विषम पितामह कहा जाता है। तो संपूर्ण उन प्रतिज्ञा के पक्के जो आदमी हैं उनकी संपूर्ण जाति का ये बोध करवा रहा है, तो यह जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अगर इंडिविजुअल केवल विषम पितामह दिया गया है तो यहाँ यह एक जो है व्यक्ति का बोध करा, एक विशेष व्यक्ति का, जो महाभारत का एक जो महत्वपूर्ण पात्र है उसका बोध यहाँ पर करवा रहा है। यहाँ पर संपूर्ण जाति का बोध करवा रहा है, तो ये जातिवाचक हो गया। उदाहरणों से आपको क्लियर हो जाएगा। आगे देखें, भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। अगर जयचंद इंडिविजुअल अकेला लिखा हुआ हो तो यह एक व्यक्ति का नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी।
और यहाँ पर देखिएगा वाक्य की सेंस को समझिएगा। भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, तो यहाँ पर जयचंद शब्द देश को धोखा देने वालों की जाति को बता रहा है। यहाँ पर जयचंद शब्द देश के गद्दारों की जाति का बोध करा रहा है, तो यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। मैंने कहा भारत गांधी का देश है। मैंने कहा भारत गांधी का देश है, तो यहाँ पर गांधी जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा। यह महात्मा गांधी के लिए आया है और महात्मा गांधी एक विशेष व्यक्ति है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत गिना जाएगा। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत गिना जाएगा। मैंने कहा भारत गांधी का देश है। मैंने कहा भारत गांधी का देश है, तो यह गांधी यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। केवल गांधी शब्द अगर आता है तो यह जातिवाचक में काउंट होगा। मैंने कहा नेहरू भारत के प्रधानमंत्री हैं। मैंने कहा नेहरू भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है नेहरू और प्रधानमंत्री। तो नेहरू और प्रधानमंत्री यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, तो यह बताना नेहरू क्या है और प्रधानमंत्री क्या है। प्रधानमंत्री बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू एक ही है, तो यह प्रधानमंत्री जो है यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा और नेहरू जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऐसे ही कुछ उदाहरणों से आगे भी समझते हैं। सेना शब्द, अगर सेना शब्द आता है तो यहाँ पर यह सेना शब्द समूहवाचक संज्ञा यानी बहुत सारी वस्तुओं का संग्रह जो है समूहवाचक कहलाता है। बहुत सारी वस्तुओं का, व्यक्तियों का जो संग्रह जो है वह समूहवाचक कहलाता है। मैंने कहा सेना शब्द जो है, अगर केवल आपको ऑप्शनों पर ध्यान देना है, यदि आपके ऑप्शन में जातिवाचक दिया गया है तो आप जातिवाचक पर निशान लगाएंगे। अगर आपके ऑप्शन में जातिवाचक नहीं है, केवल समूहवाचक दिया गया, तो ये समूहवाचक संज्ञा आएगी। आपको पहले बताया गया था जातिवाचक का भेद ही समूहवाचक संज्ञा है। जो चीज़ें ग्रुप में हो, जैसे कोई कक्षा है, पशुओं का रेवड़ है, सेना है, ये सभी जो है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती हैं। जैसे दोनों सेनाएं आपस में लड़ी। मैंने कहा सेना शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा है, ये सेना शब्द समूहवाचक संज्ञा है। आपको ऑप्शन पर ध्यान देना है। मैं बार बार ये बता रही हूँ कि बच्चों ऑप्शन पर आप ध्यान देंगे। अगर सेना शब्द समूहवाचक संज्ञा है, अगर आपके ऑप्शन में जातिवाचक भी लिखा हुआ है तो आप जातिवाचक, वो समूहवाचक नहीं है तो आप जातिवाचक पर टिक करेंगे। अगर आपके ऑप्शन में जो है समूहवाचक है, जातिवाचक नहीं है, तो आप समूहवाचक पर टिक करेंगे। मैंने कहा दोनों सेनाएं आपस में लड़ी। तो सेनाएं क्या हैं? बहुत सारी सेनाएं हैं। सेना शब्द यहाँ और यहाँ इंडिकेट करिएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये संकेत कर रही हैं। यहाँ पर वाक्य की सेंस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ सेनाएं बहुत सारी हैं सेनाएं जो आपस में लड़ी हैं, तो ये यहाँ पर यह है जातिवाचक हो जाएगा। और केवल एक सेना शब्द आपको दे दिया तो यह समूहवाचक में या जातिवाचक में समूहवाचक में गिना जाएगा। मैंने कहा कई जो स्थानों पर अपवाद भी होते हैं। कई बार कोई भी शब्द समूहवाचक होकर भी बहुवचन में प्रयोग होता है। कई बार कोई भी शब्द समूहवाचक होता है लेकिन वह बहुवचन में प्रयोग होता है। कैसे? बुराइयों से बचो। बुराइयां क्या है? किसी व्यक्ति के अंदर बहुत सारी गलत आदतें, बुराइयां कहलाती हैं, तो बुराइयों से बचो। तो यहाँ बुराई जो है यह यहाँ पर जब बहुवचन में प्रयोग हुआ तो यहाँ पर यह जातिवाचक संज्ञा रहा। मैंने कहा आपस में उनकी दूरियां बढ़ती गई। यदि वैसे दूरी शब्द आपसे पूछा जाए तो दूरी शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है। लेकिन अगर यहाँ यह बहुवचन में प्रयोग हो रहा है तो यह जातिवाचक हो जाएगा।
यहाँ बुराई भी भाववाचक संज्ञा है और बहुवचन होने के कारण यह जो है बुराइयों से बचो, बहुवचन होने के कारण यह जातिवाचक हो गया। ऐसे ही आपस में उनकी दूरियां बढ़ती गई, ये भी जाति के लिए प्रयुक्त हो गया। और अगर अकेला दूरी शब्द है तो यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, तो यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आशा है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।